पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज, जी, एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जो बतलाएगा हर हफ्ते की किस रूप में क्या मुद्दा चल रहा है और किसे लाभ घाटा हो रहा है। तो आज बात चूंकि तेलंगाना की हो चुकी है, तेलंगाना संसद में पास हो चला है, अलग राज्य बन चुका है। अब इन सब के बीच हम दरअसल इस पॉलिटिकल एक्सचेंज में बैठे हैं जहां पर बताने वाले हैं कि दरअसल आज की तारीख में अगर मत पड़ जाएं या चुनाव हो जाएं तो हालात कैसे कैसे किस किस रूप में सामने आएंगे। हम आपको पहले एक मेथोडोलॉजी बता देते हैं। दरअसल ये मेथोडोलॉजी बड़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल ये 18 फरवरी 2014 से 19 फरवरी 2014 तक के दौरान की गई है और सर्वे की जगह तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश। सैंपल 5797। 18 और 19 फरवरी, जाहिर है आपके जहन में आ रहा होगा कि आज तो 20 तारीख है। तो दरअसल ये दिमाग में रखा गया कि लोकसभा में जब पास हो गया तो राज्यसभा में पास हो ही जाएगा, और राज्यसभा में कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन वो पास अब हो चुका है। तो हमारा जो पहला सवाल यही है कि दरअसल इस चुनाव के मद्देनजर जब तेलंगाना बन चुका है तो ऐसे में कौन वोट किसे देगा, ये हम आपको जरा दिखला रहे हैं स्क्रीन पर। 42.1% ये जी टीआरएस के पक्ष में है और 0.4 टीआरएस। ये दरअसल दोनों में टीआरएस लिखा हुआ, ये थोड़ा सा झटका है, ये बता दें हम आपको। दरअसल तेलंगाना और सीमांध्रा, दरअसल दो नक्शे जो दिखाई दे रहे हैं ये आपको बांटे गए हैं। इसका मतलब यह है कि टीआरएस बिल्कुल नहीं है सीमांध्रा में और सब कुछ है तेलंगाना में। और दूसरी तरफ वाईएसआर कांग्रेस जो सबसे महत्वपूर्ण तौर पे इस बीच में कांग्रेस से निकल कर बना, और जगन रेड्डी हंगामा करते रहे कि दरअसल किस तरीके से किस रूप में वह पूरे आंध्र को एक चाहता था। उसका एक नज़ारा है ये कि दरअसल सीमांध्र में 47.5% टीआरएस के साथ है और बहुत ही नगण्य स्थिति उसकी तेलंगाना में है। और वो कांग्रेस जिसने वादा किया निभाया, 9.8% यहाँ और 9.9% वहाँ। इसका मतलब है तेलंगाना और सीमांध्र की स्थिति कमोवेश दोनों जगह पर एक है उसके लिए। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसकी कोई अहमियत नहीं बचती है, क्योंकि तेलंगाना के इलाके में कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी के पक्ष में लोग हैं, 19.3, लेकिन सीमांध्रा में बीजेपी के पक्ष में महज 3.3% है। यह एक स्थिति बतलाती है कि दरअसल आंध्र के दो हिस्से होने के बावजूद भी कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी इनकी कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं है। टीडीपी एक पार्टी है, टीडीपी की पहचान दोनों जगहों पर कुछ कुछ मौजूद है। टीडीपी तेलंगाना में 14.9% और 30.3% सीमांध्रा में। एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि अच्छा इतने परसेंट वोट अगर इधर से उधर हो रहे हैं तो ऐसे में वो कौन सी परिस्थिति है जिन्हें सीट का लाभ मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर कोई यही सोच रहा है कि दरअसल लोकसभा चुनाव होंगे तो कुछ सीटें उनको मिल जाएंगी। तो ये आप जो वोट का परसेंटेज देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हम इसको जरा सा पलटते हैं और आपको बताते हैं कि दरअसल अगर इसे सीट में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी कौन कितनी सीट जीत पाएगा। तो आइए सीमांध्र की स्थिति हम देखते हैं। बड़ा हंगामा मचा था सीमांध्र को लेकर, ये परिस्थिति क्रिएट कर दी जाए तो ये लाभ, लेकिन कांग्रेस की हथेली खाली है। अब आप सोचिए कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। 19 सीटों का नुकसान हो रहा है। एक वक्त 20 सीटें थी, आप ये कह सकते हैं जगन रेड्डी इसमें से निकल चुके हैं और जगन रेड्डी के पास ही 19 में से 18 सीटें चली गई है। वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी को 1 सीट का लाभ हो रहा है, वह 5 से 6 पर आ रही है। यह है अनुमान इस हफ्ते का जो बीते हफ्ते है और तेलंगाना बनने के बाद का अनुमान है। तो कांग्रेस की स्थिति नाजुक है। यहां पर अब वाईएसआर की स्थिति आप देखिए कि क्या स्थिति वाईएसआर की बनती है। वाईएसआर के पास चूंकि 18 सीटें हैं तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है। कुल 25 सीटें हैं, अगर आप दोनों को मिला दीजिएगा तो 42 सीटें बनती हैं। तो 25 सीमांध्रा की स्थिति थी। लेकिन तेलंगाना की स्थिति क्या है? क्या कांग्रेस वहां पर कुछ कमाल कर रही है? यकीनन नहीं कर रही है, क्योंकि टीआरएस को 2 सीट्स के बदले अब 14 सीटें मिल रही है, यानी 12 सीटों का लाभ हो रहा है और कांग्रेस को 12 सीटों का नुकसान हो रहा है। यहां भी कांग्रेस के हाथ में सिर्फ एक ही सीट है, एक एआईएमएम जो कि हैदराबाद की सीट मानी जाती रही है, एक सीट उसके पास। और हैदराबाद चूंकि दोनों राज्यों की राजधानी अगले 10 बरस तक रहने वाली है, तो ऐसे में जाहिर है एमआईएम अपने तौर पर उसी रूप में मौजूद रहेगी। तो क्या ये परिस्थिति कांग्रेस के लिए राजनीतिक तौर पर 2014 के चुनाव के मद्देनजर घाटे का सौदा है? ये सवाल कहीं अब बड़ा हो गया है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस यही दोनों थे जिन्होंने संसद में पास कराया। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हम लगातार आपको दिखाते चलेंगे।
हम एक चीज और इसमें जोड़ देते हैं कि दरअसल ये तेलंगाना और सीमांध्रा के चक्कर में एक सवाल यह भी पूछा गया था कि कौन नायक कौन खलनायक, क्या सोचा जाता है वहां पर। कांग्रेस के बारे में 42.4% लोग तेलंगाना में सोचते हैं कि दरअसल यही की वजह है, और दूसरी तरफ सीमांध्रा में सोच रहे हैं ये खलनायक है। 66 सीमांध्रा में 66.6% लोग खलनायक मान रहे हैं कांग्रेस को, गड़बड़ी इसी ने की है। और टीआरएस की स्थिति देखिए कि वह दूसरी तरफ तेलंगाना में खलनायक है। टीआरएस 57.9% उसके खिलाफ है, और टीआरएस जो है 9.8% सीमांध्र को लेकर है। तो ये एक परिस्थिति कहीं ना कहीं बतलाती है कि दरअसल एक वाईएसआर कांग्रेस का सवाल आपके जहन में आएगा कि उसकी स्थिति क्या है कमोबेश दोनों जगहों पर। तो उसकी स्थिति में बहुत अंतर आप देखिएगा है नहीं। 3.5% तेलंगाना में, 9.6% सीमांध्र में। बीजेपी की कमोबेश वही स्थिति 5.3 तेलंगाना में, 5.4% सीमांध्र में। ये सारी परिस्थिति बता रही है कि दरअसल कांग्रेस की हथेली खाली है। पहला हिस्सा ये आया है। दूसरा बड़ा हिस्सा ये आया है कि तेलंगाना में लाभालाभ की स्थिति में टीआरएस है, और घाटे में कोई है अगर तो कांग्रेस है। सीमांध्रा में फायदे में कौन है तो टीआरएस है, और दूसरी तरफ टीआर रामचंद्रन साहब वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं, सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन रामचंद्रन जी, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो एक नया नजारा सामने आया कि कांग्रेस में एक दांव चला, लेकिन उस दांव को चलने के बाद भी हम एक नई चीज देख पा रहे हैं कि कांग्रेस की हथेली तेलंगाना में भी खाली है और सीमांध्रा में भी खाली। ऐसा क्यों? देखिए, मेरे ख्याल में ये जायज़ है क्योंकि कांग्रेस ने एक दाव पेच खेला कि ये जब तक तेलंगाना नहीं बनाएंगे और आंध्र प्रदेश का बंटवारा नहीं होगा तो उन्हें कोई एक सीट भी नहीं मिलेगी। पिछली बार जैसे आप जानते हैं 2009 में राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व में उनको 33 सीट 42 में से मिले थे। अब बंटवारा होने के बाद उनके पास सिर्फ 17 सीट बचे हैं तेलंगाना में लोकसभा के लिए, और उनका मानना था कि उनको 5 से 8 सीट ज़रूर मिलेगा, बाकी टीआरएस ले जाएगी जी। पर ये जो आपके आंकड़े दिखा रहे हैं ये बात साबित करती है कि कांग्रेस सीमांध्रा में तो बिल्कुल ही सफाया हो गया, और अगर उसको कुछ थोड़ी बहुत सीट मिल रही है तो 1-2 शायद उनको तेलंगाना में मिले। मेरे ख्याल में ये जो आपकी सर्वे है, ये शायद ये बंटवारा आज जो फाइनल हुआ है राज्यसभा में, लोकसभा में तो पहले ही पास हो गया था, ये उससे पहले के सवाल हैं। तो इसमें मुझे लगता है कुछ डिफरेंसेस ज़रूर हैं। हो सकता है कि कांग्रेस के सीट कुछ बढ़ सकते हैं जो आप दिखा रहे हैं उससे, और सीमांध्रा में कांग्रेस को भी मालूम था कि उनको कोई सीट नहीं मिलने वाला। किरण को सुधांशु जी, बीजेपी की भी जो हम एक स्थिति देख पा रहे हैं उसमें सीधे कहें तो तेलंगाना में एक सीट इस सर्वे में नजर आ रही है, सीमांध्रा में तो एक सीट भी बीजेपी की नजर नहीं आ रही है। क्या ये माना जाए कि चूंकि आप लोग के कांटेक्ट में टीडीपी थी, आपके कांटेक्ट में वाईएसआर जगन रेड्डी भी आप लोग से मिलने आए थे कि किसी तरीके से नहीं बंटना चाहिए। पिछले दिनों हमने यह भी देखा कि यूपीए के मंत्री और सांसद भी कांग्रेस के लाल कृष्ण आडवाणी के घर चले गए। क्या निजी तौर पर बीजेपी का ये फैसला राजनीतिक तौर पर सही है जो बंटवारा हुआ है? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि तेलंगाना के विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक स्थापित कमिटमेंट था। 1997 में हमने प्रस्ताव पारित किया था, और 2006 में महबूब नगर की रैली में राजनाथ जी ने बोला था, और 2009 के चुनाव के समय आडवाणी जी ने। तो यहां पर हमारी स्थिति एक सैद्धांतिक थी, उसको हम बहुत अधिक राजनीतिक लाभ हानि के तराजू पर नहीं तोलना चाहते थे। हम ये नहीं कर सकते थे कि हमारा 17 साल पुराना जो एक कमिटमेंट है उसको हम वर्तमान राजनीति के आधार पर बदलना शुरू करें, जैसे कि कांग्रेस ने 10 साल तक शासन करने के बाद, जैसे आपका सर्वे दिखा रहा है कि उनको लाभ नहीं बल्कि हानि हो रही है। एक ऐसा राज्य जिससे 30 से अधिक सीटें आई थी और उसमें उनकी यह दुर्गति होती इसलिए दिख रही है कि जनता को साफ समझ में आ रहा है कि आपने विशुद्ध राजनीति के लिए किया है। जैसे मैं इसको उस उदाहरण से तुलना करना चाहूंगा, जैसे वीपी सिंह मंडल कमीशन लाए थे, मगर वीपी सिंह की पार्टी को मंडल से कुछ नहीं मिला। अन्य दलों का उदय हुआ क्योंकि सबको समझ में आया था कि वो राजनीति के तहत आया था, वो कोई किसी नीति के तहत या कोई एक ईमानदारी के तहत नहीं आया था। जहां तक भाजपा का प्रश्न है, तो आपके सर्वे ने दिखाया कि यदि तेलंगाना में हमें 19.3% वोट मिल रहा है, तो एक ऐसा राज्य, एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर कि हमारी उपस्थिति नगण्य मानी जाती थी। और फिर मैं एक और बात कहना चाहूंगा
कि अभी हमारा कोई भी गठबंधन तय नहीं हुआ है आंध्र प्रदेश में। तो यदि किसी प्रकार के गठबंधन या एडजस्टमेंट की स्थिति बनती है तो मेरा मानना है कि फिर जो ये आप चित्र दिखा रहे हैं ये भी बदला हुआ दिखाई पड़ेगा। नहीं सुधांशु जी, इसका मतलब एक तो ये माना ही जाए, चूंकि बंटवारे के बाद तेलंगाना और सीमांध्र जब अलग अलग हो गए, अगर कांग्रेस के लिए बड़ा घाटा है और बाकी दलों के लिए बड़ा फायदा है, तो ये बाकी दल वाला हिस्से का फायदा आप लोग के लिए एक उम्मीद और आस तो होगा ही। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि यदि कांग्रेस अकेले को जो 30 से अधिक सीटें मिली, यदि उनको 30 सीटों का नुकसान हो रहा है तो इसका एक इनडायरेक्ट फायदा स्वाभाविक या ऑटोमेटिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। अच्छा, जिन 3 दलों को आप उभरते हुए दिखा रहे हैं, टीडीपी को, टीआरएस को और वाईएसआर कांग्रेस को, तो भाई आपने स्वयं देखा है कि तीनों के ही नेता श्री नरेंद्र मोदी और श्री राजनाथ सिंह जी से आकर एक नहीं अनेक अवसरों पर मिल चुके हैं जी। और तीनों की ही जो अपने राज्य में राजनीतिक स्थिति को, चाहे टीआरएस को छोड़कर, वो कांग्रेस के बहुत पक्ष में रहने वाली नहीं है। तो यह तो बहुत स्थापित है कि यदि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की स्थिति आएगी तो इनमें से अधिकांश दल प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भाजपा के ही साथ खड़े होंगे। कोई भी दल कांग्रेस के साथ प्रत्यक्ष रूप से खड़ा रहता नजर नहीं आएगा। तो यह स्थिति राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक नजर आती है। हम आगे बढ़े। रामचंद्रन जी, एक सवाल देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें लग रहा है कि चूंकि कांग्रेस एक बेहद कमजोर तौर पे नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कि जिस स्थिति में है आंध्र प्रदेश के 3 राजनीतिक दल, उसमें टीडीपी भी है, वाईएसआर भी मौजूद है, एमआईएम तो मान लीजिए एक सीट पे सिमटा है, वो तो नहीं जाएगा, लेकिन टीडीपी और वाईएसआर, क्या ऐसी स्थिति आ सकती है कि टीडीपी, वाईएसआर और टीआरएस ये तीनों कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन सकती है? आपको लगता है कि बीजेपी के साथ चले जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है, आपको लगता है? फिलहाल तो नहीं लगता कि इनमें से कोई भी बीजेपी के साथ जाएगा, पर मेरे ख्याल में आप चंद्रबाबू नायडू साहब की पार्टी को दरकिनार नहीं कर सकते। उनकी भी हालत और स्थिति काफ़ी ख़राब है इस वक्त आंध्र प्रदेश में। हो सकता है कि उनका कोई गठबंधन बीजेपी के साथ हो जाए, बट मेरे ख्याल में वाईएसआर और कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी साहब तो जाने वाले नहीं हैं। और टीएसआर ने ये बात स्पष्ट की है। देखिए, ये टीआरएस की स्थिति ये है कि उनके जो लीडर हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने सोनिया गांधी जी को अपना ग्रेटफुलनेस जाहिर की है कि उनके मदद के बिना तेलंगाना नहीं होता। दूसरी बात, वो ये मानते हैं कि इस बार तो पहली बार जब इलेक्शन होगा तेलंगाना बनने के बाद, तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो कांग्रेस की मदद करें। मेरे ख्याल में फ़िलहाल जो चीज़ वो देखने को मिल रहा है वो ये है कि कांग्रेस जैसे तमिलनाडु में सीटों का बंटवारा किया था असेंबली का और पार्लियामेंट का, उसी तरह वो कांग्रेस के साथ एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, जिससे कि वो असेंबली में तेलंगाना में 2/3 लड़ेंगे और पार्लियामेंट में 1/3, और कांग्रेस लड़ेगा 2/3 पार्लियामेंट की सीट्स के लिए तेलंगाना में, और चंद्रशेखर राव साहब 1/3 लड़ेंगे जी। अब ये फर्म अप तो नहीं हुआ, पर इसी संदर्भ में बातचीत चल रही है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी को मेरे ख्याल में कुछ तो फायदा होगा आंध्र प्रदेश में बंटवारे के बाद। नहीं तो हालत ये है कि अगर उनको वहां से 5 सीट भी मिल जाती है तो उनके लिए तो फायदेमंद है, क्योंकि गणित एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा जी। यकीनन आंकड़े जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के लिए, और आंध्र में उसके पास कुछ रहा नहीं है। ये सारी परिस्थिति बता रहे। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बताते हुए कि हम लौटेंगे तो उसके बाद राष्ट्रीय तौर पर क्या परिस्थिति अगर आज के वक्त में चुनाव हो जाए तो बनेगी। एक्सचेंज की राष्ट्रीय तस्वीर आपके सामने हम लेकर आए। एक सवाल सीमांध्र और तेलंगाना के लोगों से यह भी पूछा गया था, आप प्रधानमंत्री के तौर पर आपकी बेहतरीन पसंद कौन है? देखिए, नरेंद्र मोदी सबसे आगे हैं। सीमांध्र में 50.1%, तेलंगाना में 49.9%, लगभग दोनों जगह 50% की स्थिति में नरेंद्र मोदी ही है। लेकिन इसके बाद देखिए कितना बड़ा गैप है। ये दरअसल राहुल गांधी का आता है। राहुल गांधी को लेकर 14 से 17% के बीच में सीमांध्र और तेलंगाना दोनों का हिस्सा आ जाता है। इसका मतलब एक ये है, राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए कोई बहुत फायदेमंद ना हो, लेकिन लोग
क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर शिफ्ट होंगे या नहीं होंगे, ये तो देखने की बात होगी, हम बात भी करेंगे। लेकिन तीसरे शख्स हैं मनमोहन सिंह, जो मौजूदा जाहिर है वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन एक सवाल पूछना था। तो ये 3 से 4% के बीच में 3.7, 3.9 सीमांध्र और तेलंगाना। चौथे शख्स के तौर पर सोनिया गांधी की मौजूदगी, और जाहिर है आज टीआरएस के कार्यकर्ता सोनिया गांधी की तस्वीर हाथ में लिए हुए थे, लेकिन उनके पक्ष में भी 5.9 से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल, यह भी 2 और 3% में मामला अटका हुआ। ये सारी परिस्थिति बतलाती है। और चंद्रबाबू नायडू एक शख्स निकले हैं, लेकिन इनकी स्थिति दशमलव में है, 0.7, 0.8। ये सारी परिस्थिति बतलाती है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल आंध्र और तेलंगाना में सीटें चाहे ना पा पाए, लेकिन किसी शख्स की अगर गूंज है तो वो मोदी वहां पर हैं। हम एक ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब आपको बताएंगे आज की तारीख में जो आंकड़े हमारे हाथ में हैं वो क्या बताते हैं। सेंसेक्स क्या कहता है, बीजेपी या यूपीए या एनडीए, कौन कहां पर है। ब्रेक। पॉलिटिकल सेंसेक्स पे हम लगातार बात कर रहे हैं कि तेलंगाना बनने के बाद क्या स्थिति बनेगी, लेकिन एक कदम आगे इस देश की स्थिति क्या हो सकती है। ये पूरे देश में मेथोडोलॉजी पहले आप देख लीजिए, किस तरीके से ये सारे के सारे चुनाव को मद्देनजर जो हमने व्यवस्था की है, उसमें पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में ये 1,500 लोगों का सैंपल है। 10 फरवरी से 16 फरवरी के बीच ये पूरे सैंपल जमा किए गए हैं, और इसमें जो यूपीए, एनडीए और अदर्स 3 हिस्सों में हमने बांटा है। और हम आपको दिखाते हैं कितने फीसदी वोट किसके हिस्से में जाएंगे अगर आज की तारीख में ये चुनाव हो जाता। तो इसमें नजर आ रहा है यूपीए 14% की कमी है, 22% हिस्से उसके वोट आ रहे हैं। एनडीए 36% वोट मिल रहे हैं, 10% वोट का लाभ हो रहा है, और अदर्स 42%। यानी पिछले हफ्ते की तुलना में जो प्रतिशत है वोट का, वो कमोवेश कोई परिवर्तन उसमें नजर नहीं आ रहा है। कमोवेश यही स्थिति पिछले हफ्ते भी थी। लेकिन अगर इसके मद्देनजर सीटों को समझें तो सीट कितनी मिलेगी, इसमें थोड़ा सा अंतर जरूर नजर आ रहा है। यूपीए 87 से 117, इसका हिस्सा थोड़ा सा बढ़ गया है। एनडीए 216 से 236। इसका मतलब यह है कि पिछली बार दरअसल उसका ऊपरी आंकड़ा 237 था, वो 1 सीट इसमें कम नजर आ रही है। और अदर्स 210 से 230, अदर्स का हिस्सा बड़ा कम गया है, जो कि 5 से 225 बढ़ गया है, 5 सीटों का हिस्सा। इसका मतलब एक ये है कि एनडीए 236 तक पहुंच रहा है, तो सत्ता बनाने के नज़दीक, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि क्या वाकई तेलंगाना बनने के बाद एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिसमें कोई राजनीतिक दल साथ खड़ा होगा, तो ये घाटे का सौदा कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए कहीं लाभ की स्थिति। हम एक और स्थिति आपको स्क्रीन पर जो दिखा दे रहे हैं वो बतला दें कि दरअसल कांग्रेस की नाजुक स्थिति कैसे कैसे कब किस तरीके से 2004 के बाद से होती चली गई है। और ये स्थिति दरअसल आज ऐसी स्थिति में आ गई है जब 100 के नीचे के आंकड़े पर आ गई है कांग्रेस। ये बीते 10 बरस का सफ़र है, और दूसरी तरफ बीजेपी का सफ़र इसी 10 बरस में उफान पर है, या कहें उठान पर है। क्योंकि 2004 की जो स्थिति थी, फिर 2009 की, जो इसके बाद से एक के बाद एक जो सर्वे आते चले गए, ये सर्वे आंकड़े बतला रहे हैं कि किस तरीके से 236 तक के आंकड़े को छू रही है। प्रभाकर जी कांग्रेस के सांसद है, करीमनगर से आते हैं। प्रभाकर जी, हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि जरा सी एक स्थिति बताइए कि तेलंगाना और सीमांध्रा दोनों जगह पर राजनीतिक तौर पर अगर लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को लाभ होता नजर नहीं आ रहा है, आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं है। आज की तारीख के बाद जो लोकसभा के 17 सीट है तेलंगाना में जी, हैदराबाद का असदुद्दीन ओवैसी भी यूपीए के मदद में, और बाकी 16 सीट मैं आज वादा दे रहा हूँ, आप आज तक टीवी में 19 फरवरी 2014 में आपके सामने हूँ। ये 16 सीट कांग्रेस के हाथ में लेके आने का जिम्मेदारी पूरा तेलंगाना के आम जनता के ऊपर है। वो उम्मीद हम पूरा करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में जो फैसला लेने की हिम्मत बनाई सोनिया गांधी, पूरा तेलंगाना की आबादी का जिम्मेदारी है। कल के दिन 16 सीट कांग्रेस के हाथ में लाके रखने का जिम्मेदारी तेलंगाना पब्लिक के ऊपर है, वो हम पूरा करके दिखाएंगे, कोई शक नहीं है आप लोगों को। टीआरएस से टकराना पड़ेगा? कोई टीआरएस हमसे मिलके रहेगा। टीआरएस हमारा बड़ा भाई है, वो किधर भी नहीं जाएगा। वो चंद्रशेखर राव भी मानते हैं आज सिर्फ तेलंगाना बने सोनिया गांधी के वजह। मैं भी एजिटेट किया हूँगा, वो क्रांतिकारी उद्यम किए होंगे। हम लोग भी संगठन में हमारी तरफ से जो डिसीजन हुआ था उसको अमल करने के लिए, आप लोगों को मालूम है लोकसभा के एमपी लोग 5 साल में कैसे हम लोग इसके ऊपर दबाव लाया, और सोनिया गांधी जी ने मान के
जो आज फैसला लिया, चंद्रशेखर राव भी वो बात को मान के कल मैडम से मिल रहे हैं, वो जरूर हमारे साथ मिल के रहेंगे, कोई शक नहीं है, वो शक करने की जरूरत नहीं है। हम 16 सीट कांग्रेस की यूपीए खाता में लाएंगे। प्रभाकर जी, एक सवाल हमने वहां के लोगों से पूछा था, तेलंगाना के लोगों से, कि क्या टीआरएस का विलय यानी टीआरएस जो है कांग्रेस के साथ मिल जानी चाहिए, तो इस पे लगभग बड़ी राय निकली वहां पर कि हाँ मिल सकती है। तो आपको लगता है ऐसी स्थिति आ सकती है? नहीं, जरूर है, मिलना चाहिए। वो बात ऐसी है, वो उनका सिंगल एजेंडा में पार्टी आया है तेलंगाना का बनाने के लिए, और जब तेलंगाना इच्छा पूरा करे कांग्रेस पार्टी और उन्हें तेलंगाना में मिलके, उसको भी डेफिनेटली वी विल रेस्पेक्ट एज एजिटेटर। मैं लीडर सोनिया गांधी उनके बाद कल बातचीत करेगा, वो जरूर हमारे साथ रहेगा, कोई शक करने की जरूरत नहीं है। रामचंद्रन जी, क्या आपको लगता है जिस बात का जिक्र प्रभाकर जी कर रहे हैं, टीआरएस की सहमति या मर्ज की स्थिति, विलय की स्थिति आ सकती है क्या तेलंगाना में? देखिए, एक बात तो कोई भूल नहीं सकता कि कांग्रेस के वजह से आज तेलंगाना बनने का वायदा उन्होंने पूरा किया। दूसरी बात यह है कि अगर बीजेपी इन्हें राज्यसभा में सपोर्ट नहीं करती तो शायद उनके लिए स्थिति बड़ी गंभीर होगी, पर बीजेपी ने भी अपनी तरफ से वायदा रखा जो उन्होंने 1998 में दिया था कि हम सहमत हैं तेलंगाना बनाने के लिए, पर उस वक्त वो उसको पूरा नहीं कर पाए क्योंकि टीडीपी उनके साथ थी एनडीए में, और टीडीपी का बड़ा दबाव था कि तेलंगाना अभी ना बनाया जाए। अब रही जो सवाल आप कर रहे हैं कि क्या स्थिति रहेगी तेलंगाना में, मेरा मानना ये है कि तेलंगाना में कांग्रेस और टीआरएस को मिला के अच्छी सीटें मिलेंगी। पूरे 17 ना मिले पर कुछ अच्छे ही मिलेगा, 12 और 15 के बीच में। दूसरी बात, जहाँ पर तक टीआरएस का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि टीआरएस इस वक्त पे अपने आप को कांग्रेस में जुड़ा लेगा। टीआरएस ज़रूर कांग्रेस की मदद करेगा, दोनों मिलके लड़ेंगे तेलंगाना में, पर जो मर्जर की बात आप कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में अभी और कुछ समय लगेगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं प्रभाकर जी? आपकी आवाज बोलिए, क्या कह रहे हैं? सीडब्ल्यूसी डिसीजन के बाद दिग्विजय सिंह ने एक बात कहा था, जब तेलंगाना बनने के बाद हम कांग्रेस में मर्ज करने के लिए बात किया था चंद्रशेखर राव, आज वो बात पे टिकना बोल के दिग्विजय सिंह ने कहा। उस वक्त चंद्रशेखर राव साहब रिएक्ट करते हुए, मैं बात पे टिकने वाला हूं, लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होने के बाद वो बात पे मैं अमल करूंगा, मैं बात के हटने वाला नहीं हूं, वैसा इंसान हूं। वो उम्मीद रखते हुए आज की तारीख में जो सोनिया गांधी की कोशिश थी तेलंगाना लाने के लिए, बहुत क्रिटिसिज्म, जो सीमांध्रा बाई लोग, खुद का मिनिस्टर, खुद का मुख्यमंत्री, कंसल्टेशन के बाद तेलंगाना बनाओ आपके साथ, हम कोई आपका डिसीजन मान के चल, तुम बोल के मैडम के सामने बोल के, फिर ये यू टर्न किया, उसके बावजूद भी मैडम स्टैंड नहीं बदला। वो बात चंद्रशेखर राव जी की मालूम, उसीलिए वो बात से कोई पीछे नहीं हटेगा, ये हमारा उम्मीद है। क्या बीजेपी को, सुधांशु जी, लग रहा है कि उनकी जो प्रतिबद्धता थी तेलंगाना को बनाने को लेकर, वो दरअसल पॉलिटिकल वे में अब कांग्रेस के साथ चली गई है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक कंसिस्टेंट स्टैंड रखा। हमारी जो भी स्टेट यूनिट्स थी, उनका चाहे सीमांध्र वाला हिस्सा हो या तेलंगाना वाला हिस्सा हो, और केंद्र की अप्रोच, इसमें कहीं किसी प्रकार का आपको डिफरेंस नजर नहीं आया। कांग्रेस में अभी आपके प्रभाकर जी स्वयं बोल रहे थे, और कांग्रेस में तो यह हुआ कि केंद्र कुछ कह रहा है और स्टेट के चीफ मिनिस्टर कुछ और प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, और उसके बावजूद वो पद पे भी बने रहे। तो जो कॉन्ट्रडिक्शंस थे वो कांग्रेस के अंदर ज्यादा दिख रहे थे। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि भाई, तमाम बिल जो नहीं पास हो पाते, तब तो कांग्रेस वाले बड़े आसानी से दोषारोपण हमारे ऊपर करने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। सुनिए, आज की तारीख में क्या हुआ, एक बार देख के बोलो। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, मैं ये बात मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के, नहीं, कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दे। प्रेसिडेंट किशन रेड्डी आज 3 दिन से हड़ताल में बैठ के है। प्रभाकर जी, हम आपसे पूछ रहे हैं, एक मिनट जरा बीजेपी का भी मत सुन लें। ओके ओके ओके, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। भाई, आपके तो मुख्यमंत्री दिल्ली में आके धरना दे रहे हैं और आपकी केंद्र की पार्टी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आप क्या बात बोल रहे हैं भाई? मुख्यमंत्री बना हुआ और केंद्र की पार्टी के खिलाफ वो अनशन कर रहा है आके, और उसके बाद पद में भी बने हुए हैं जी। और संवैधानिक दृष्टि से आप ही की पार्टी की सरकार विपरीत में प्रस्ताव पारित करके भेज रही है। खैर, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं। अभी आपके सर्वे ने दिखाया कि श्री नरेंद्र मोदी जी की अपार लोकप्रियता है
50% से अधिक लोग उनको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो जिस दिन वोटिंग का दिन आएगा तो निश्चित रूप से लोग ये देखेंगे कि भाई कौन सा वोट मोदी जी की तरफ जा रहा है। और यदि हमारा किसी पार्टी से कोई गठबंधन हो जाता है तो उसको उस लोकप्रियता का बहुत भारी लाभ मिलेगा, जैसा कि 1998 और 99 के चुनावों में दक्षिण भारतीय राज्यों में जिन पार्टियों से हमारा गठबंधन था, अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता का उनको लाभ मिला था। प्रभाकर जी, इस सवाल का जवाब हम एक चीज चाहते हैं जिसका जिक्र सुधांशु जी ने किया। हम आपको यह बताइए, आडवाणी जी के घर भी सीमांध्रा के कांग्रेस के सांसद, यूपीए के मंत्री पहुंचे, विरोध हो रहा है, किरण रेड्डी नाम ले रहे हैं, कांग्रेस ने गड़बड़ी की, ये सारी चीज जनता नहीं जानेगी। प्रभाकर जी नहीं, वो तो सीमांध्र का है ना, इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी खुशकिस्मत वाला है, लोकसभा में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है आंध्र प्रदेश से, मगर जब राज्यसभा में आए तक वेंकैया नायडू जी उसका अडंग डालते थे, उसीलिए उसका स्टेट प्रेसिडेंट तेलंगाना से किशन रेड्डी 3 दिन से भूख हड़ताल में बैठे। इसीलिए ये भाई किसी का क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूं, ये वर्टिकल डिवीजन है, मैं भी कांग्रेस, मैं भी तेलुगु देशम, मैं भी बीजेपी। देखिए आज राजनीतिक तौर से राज्यसभा में क्या हुआ, 2 तेलुगु देशम एमपी बिल का सपोर्ट किए और 2 तेलुगु देशम एमपी सीमांध्र से उसका खिलाफ किया है। इसीलिए ये वर्टिकल डिवीजन है, इसकी मान के चलना है। ये हम बीजेपी के 22 लोगों से भी ये समझने की कोशिश करिए, आपका तरफ से कोई लोकसभा में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसीलिए आप कोई वहाँ अपोजिट करने वाला, सपोर्ट करने वाला नहीं है। यहाँ राज्यसभा में आए तक आपके लिए बहुत बड़ा फिगर वेंकैया नायडू इधर है, उसके खिलाफ आपका स्टेट प्रेसिडेंट 3 दिन से हड़ताल कर रही है। ये बात पे आपके मैं क्या करूं, ये वर्टिकल डिवीजन बात है, किसी का बदनाम करने का जरूरत नहीं है। जी हाँ, क्या आप कमेंट करना चाह रहे हैं सुधांशु जी? जी, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के सामने यह विडंबना रही है कि जब भी किसी देश के किसी भी हिस्से में कोई क्षेत्रीय समस्या आती है तो ये वाकई वर्टिकल डिवीजन करवा देते हैं। जम्मू कश्मीर में हो, आप तेलंगाना क्यों नहीं करे फिर? जब पंजाब में देखा, आसाम में देखा, और आप मुंबई में राज ठाकरे के माध्यम से देख रहे हैं, और एलटीटी की समस्या को देख लीजिए भाई, 10 साल में आप समाधान नहीं निकाल पाए। अरे हमने भी 3 राज्य बनाए थे, कहीं किसी प्रकार का तेलंगाना क्यों नहीं बनाया, ये भी बोलिए। डिवीजन तो कांग्रेस की नीति। तेलंगाना क्यों नहीं बनाया आपने? जब 3 स्टेट बनाए, तेलंगाना क्यों नहीं बनाया? आप चंद्रबाबू नायडू के गठबंधन से बहुत साफ बात है कि उस समय चंद्रबाबू नायडू हमारे मुख्य पब्लिक चेक में आज तेलुगु इसके विरोध में थे, इसलिए जो एजेंडा फ्रॉम गवर्नेंस बनाया, 1 मिनट मेरी बात पूरी कर लीजिए, 99 में जो एजेंडा फॉर गवर्नेंस बना एनडीए का, उससे तेलंगाना को बाहर रखा गया। आपकी तरह नहीं कि 2004 में कमिटमेंट किया कि हम बनाएंगे और उसके बाद 10 साल लगाए बनाने में टीआरएस के साथ लेके। तो हमारे आज भी वही सुनिए, आज भी वही चंद्रबाबू से फिर गठबंधन चल रहा है, मोदी साहब से बहुत बार मिला है वो। इसीलिए तेलंगाना के लिए कल राज्यसभा में पास होने वाला बिल, उनके चंद्र ग्रहण के वजह कल बिल पास नहीं हुआ, इसीलिए किशन रेड्डी 3 दिन हड़ताल बैठे। ये हम बोलना चाहते हैं आपको, इसलिए आप भी समझने की कोशिश किए, वर्टिकल डिवीजन है, कोई बीजेपी वो उसकी बात पे टिके है नहीं। चर्चा हमारा भी लेट होगा, कंसल्टेशन प्रोसेस में लेट हुआ, प्रभाकर जी बहुत वोट में ले जाने की कोशिश की। जी प्रभाकर जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुधांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी स्थिति में रामचंद्रन जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम चर्चा यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बताते हुए लौटते हैं, तब आपको पूरे देश की एक स्थिति दिखला देंगे। तो पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में इस हफ्ते भी एनडीए आगे है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है, यूपीए ढलान पर है, अदर्स बिखरी हुई है, कई सवाल उलझे हैं। तेलंगाना बनने के बाद कांग्रेस की हथेली भी खाली है। इस पूरी दौड़ में कौन कहां किस रूप में आगे पीछे कैसे चल रहा है ये देखिए, और ये बताते हुए कि अगले हफ्ते हम फिर आएंगे ये लेकर कि दरअसल उस हफ्ते कौन आगे है कौन पीछे, लेकिन इस दौड़ को देख लीजिए।